पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में दो सियासी पहलवान आमने सामने आ चुके हैं। मुजफ्फरनगर में मिली हार के बाद बीजेपी में अंदरूनी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ संजीव बालियान है तो दूसरी तरफ है संगीत सोम, जो एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल संजीव बालियान का आरोप है कि संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया। इस पर संगीत सोम ने पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी जांच हो। संजीव बालियान ने कहा कि संगीत सोम ने सपा प्रत्याशी का समर्थन किया है। इस पर संगीत सोम ने कहा कि चुनाव बीजेपी कार्यकर्ता जिताएंगे, न कि सपा कार्यकर्ता। इसके बाद संजीव बालियान ने कहा कि मुजफ्फरनगर में मिली हार में जयचंदों का हाथ है, तो इस पर संगीत सोम ने कहा कि घर का विवाद बाहर न जाए, यही बेहतर है। यानी कि संजीव बालियान अपनी हार के लिए संगीत सोम को जिम्मेदार ठहरा रखे हैं, तो संगीत सोम इन आरोपों पर सफाई दे रखे हैं। और अब ये लड़ाई बहुत आगे निकल चुकी है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे सियासी वार पलटवार किए जा रहे हैं। पश्चिमी यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन अब पश्चिमी यूपी के नेताओं की टेंशन बढ़ा चुका है। मुजफ्फरनगर में मिली हार बीजेपी में अंदरूनी तकरार पर पहुंच चुकी है, जिसमें एक तरफ संजीव बालियान है तो दूसरी तरफ संगीत सोम। अपनी हार को लेकर संजीव बालियान ने कहा, संगीत सोम ने सपा प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया। संगीत सोम ने सपा प्रत्याशी का समर्थन किया। मुजफ्फरनगर में मिली हार में जयचंदों का हाथ। बीजेपी के लोगों ने ही पार्टी के खिलाफ काम किया। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम पार्टी हाईकमान का है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। अब ये तो मैं कह नहीं सकता, मैं PhD हूँ वेटरनरी साइंसेज में, 2 बार मुजफ्फरनगर का सांसद रहा हूँ, 8.5 साल केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, सरकारी नौकरी में भी रहा हूँ। कृपया करके स्तर तो मुझे शिक्षा से होता है, उससे होता है, उनका शिक्षा का पूछा है, स्तर आप ही जोड़ लें, किसका स्तर कहाँ है। अब संजीव बालियान के आरोप पर संगीत सोम भी खुलकर अपना पक्ष रख रहे हैं। संगीत सोम ने कहा, बालियान पार्टी फोरम में अपनी बात रखें, घर का विवाद बाहर नहीं जाना चाहिए। पार्टी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी जांच हो। चुनाव बीजेपी कार्यकर्ता जिताएंगे, ना कि सपा। साथ ही संगीत सोम ने कहा कि 2022 में चुनाव वो भी हार गए थे, लेकिन कभी मीडिया के सामने अपनी हार का ठीकरा किसी पर नहीं फोड़ा। मुझे जो कहना होगा मैं पार्टी फोरम पे कहूंगा, मीडिया से नहीं कहूंगा। और मैं सलाह दूंगा संजीव बालियान जी को कि संजीव बालियान जी, आपको भी अगर कोई बात कहनी है तो पार्टी फोरम पे कहनी चाहिए, ना कि मीडिया से कहनी चाहिए। हम घर की अगर कोई आपस में बात विवाद भी है तो वो घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। ये तो हम सब लोगों को समझदारी होनी चाहिए कि हम अपनी बात पार्टी फोरम पे कहें। क्या विवाद है? कोई विवाद नहीं है, कोई भैंस नहीं, ना मेरी उनकी भैंस साझी है, ना मेरी उनकी गाय साझी है, ना मेरी उनके खेत साझी है। मेरा तो कोई विवाद है नहीं। अगर उनका कोई हो तो भैया पूछ लो। चुनाव के पहले से तल्खी चल रही थी, आपने पहले कहा था संजीव बालियान की हैसियत नहीं है मुझसे बात करने की। नहीं, ये मैंने इस पे कहा था कि उन्होंने कहा था कि संगीत सोम विनाश की राजनीति करता है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बीच ही संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच विवाद खुलकर सामने आ गया था। बालियान ने कहा था कि चुनाव के बाद वो विरोधियों को देखेंगे। उनका इशारा संगीत सोम की ओर था, जिस पर सरधना से पूर्व विधायक ने जवाब दिया था कि संजीव बालियान छोड़िए, मुझे कोई नहीं देख पाएगा, और बात भैंस खोलने तक पर आ गई थी। लेकिन जिस तरह पश्चिमी यूपी के 2 बड़े नेता आमने सामने हैं, उससे पार्टी की भी परेशानी बढ़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली बम्पर जीत के बाद अखिलेश यादव काफी गदगद हैं और अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश की राजनीति को छोड़कर केंद्रीय राजनीति के लिए जाने वाले हैं। आज समाजवादी पार्टी दफ्तर में हुई बैठक में इस बात का फैसला हुआ कि अखिलेश यादव करहल सीट छोड़ेंगे और दिल्ली जाकर केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो जाएंगे। वैसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर यूपी में फिर नेता विपक्ष कौन होगा। तो माना जा रहा है कि जब अखिलेश यादव विधानसभा सीट छोड़ेंगे, जब अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा देंगे, तब यूपी की राजनीति शिवपाल यादव के कंधों पर होगी। यानी शिवपाल यादव यूपी में विपक्ष की अगुवाई कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शिवपाल यादव विधायक दल में सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से एक है। और चर्चा यही है कि अखिलेश जब शिवपाल यादव को यूपी की कमान सौंपने वाले हैं, हालांकि इस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से आधिकारिक पुष्टि का अभी इंतजार करना होगा।
चलिए इसी पर आपको एक रिपोर्ट दे दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने जिस रणनीति के साथ बम्पर जीत हासिल की, जिस प्लानिंग के साथ पार्टी को 5 सीट से 37 सीट पर पहुंचाया, अब उसी एनर्जी के साथ वो सेंट्रल पॉलिटिक्स पर फोकस करने वाले हैं। यानी अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश की राजनीति को छोड़कर केंद्रीय राजनीति के लिए जाने वाले हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि जनता ने पीडीए पर और इंडिया गठबंधन पर भरोसा किया और उसका परिणाम ये हुआ कि जो लोग कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, जमीन पर जो चीजें नहीं दिखाई दी उसकी नाराजगी देखने को चुनाव में मिली उनके खिलाफ, और उसी का परिणाम ये है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह हारी। दरअसल अखिलेश यादव कभी केंद्र तो कभी प्रदेश की राजनीति में दांव आजमाते रहे, लेकिन इतनी बड़ी सफलता उन्हें पहले कभी नहीं मिली। अखिलेश यादव 5वीं बार सांसद बने हैं, 3 बार कन्नौज से सांसद रह चुके हैं। 2022 में करहल से चुनाव लड़कर जीता, फिर आजमगढ़ लोकसभा छोड़ दी थी, एक बार फिर कन्नौज से सांसदी लड़ी। अब अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है वो करहल छोड़ कन्नौज के रास्ते दिल्ली की राजनीति में एक्टिव रहेंगे। करहल और मैनपुरी के कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की, मिलने का भी काम किया और उन लोगों से मैंने कहा भी कि अब जब 2 जगह से चुनाव में जीत गया हूँ तो 1 सीट छोड़नी पड़ेगी। तो बहुत जल्दी में विधानसभा में अपना जो हमें सीट छोड़नी है उसकी जानकारी दे देंगे। तो हम लोग तय कर लेंगे, फैसला यही हो कि जिससे पार्टी को और मजबूती मिले, पार्टी का और वोट बढ़े। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है अखिलेश के दिल्ली जाने के फैसले के बाद अब करहल सीट पर कौन लड़ेगा और यूपी में नेता प्रतिपक्ष का पद कौन संभालेगा। इस पर भी चर्चाएं शुरू हो गई है। सूत्रों की माने तो अब करहल सीट पर तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ सकते हैं, वहीं यूपी में नेता प्रतिपक्ष का पद शिवपाल यादव संभाल सकते हैं। शिवपाल अब विधायक दल में सबसे वरिष्ठतम सदस्य हैं। राम अचल राजभर जो कि अंबेडकर नगर से विधायक है, उनके रास्ते भी नेता प्रतिपक्ष के लिए खुले हुए हैं। समाजवादी पार्टी के जो भी विधायक हैं उनमें वरिष्ठतम सदस्य शिवपाल सिंह यादव ही हैं। ऐसे में मुझे जहां तक उम्मीद है कि अखिलेश यादव जी नेता विपक्ष की कुर्सी अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को ही देंगे। पीडीए का फॉर्मूला लेकर चलने वाले अखिलेश यादव कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पीडीए से ही बनाया जाए, जिसमें सबसे पहला नाम शिवपाल यादव का है, बाद में किसी और का। और कुछ ऐसा ही मैसेज शिवपाल यादव भी देते रहे हैं। समय अगर ये देखा जाए तो समाजवादी पार्टी 200 विधानसभा से ज़्यादा जीती है। तो अगर आज नैतिकता के आधार पर अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से इस्तीफा दे दें और इस्तीफा दे करके चुनाव कराए जाएं, तो फिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की अगुवाई वाले समाजवादी पार्टी निश्चित उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बना लेगी। कार्यकर्ताओं का, हमारे विधायकों का, हमारे सांसदों का मनोबल तो बढ़ा है ही, बढ़ा ही है। तो अब ठीक है, विधानसभा में ठीक ही होगा। यानी अखिलेश यादव को पूरा यकीन है कि वो सेंट्रल पॉलिटिक्स में और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन में सहयोगियों की भागीदारी को देखा जाए तो कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सीट लाने वाली पार्टी समाजवादी ही है और पार्टी को इस मुकाम पर पहुंचाने वाले अखिलेश यादव। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमेठी और रायबरेली के साथ यूपी में बदले हाथ के हालात से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी काफी जोश में हैं। जोश इसलिए क्योंकि अमेठी में कांग्रेस की वापसी और रायबरेली में राहुल गांधी ने सोनिया गांधी की प्रतिष्ठा बरकरार रखी।
ऐसे में चुनाव परिणाम के बाद भाई बहन का पहला रायबरेली दौरा काफी ज्यादा चर्चा में है और चर्चा इस बात की भी होने लग गई है जब राहुल गांधी ने कहा प्रियंका अगर चुनाव लड़ती तो मोदी हार जाते। रायबरेली में आधार सभा में राहुल गांधी ने कहा कि अगर वाराणसी में प्रियंका चुनाव लड़ जाती तो देश के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से हार जाते। उन्होंने कहा कि अहंकार नहीं, देश की जनता का संदेश। साथ ही राहुल गांधी ने कहा हिंदुस्तान की जनता ने मोदी को जवाब दिया है, जनता ने बताया है कि वो नफरत नहीं चाहते हैं और मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। हालांकि इस बीच एक बड़ा सवाल है कि अगर राहुल गांधी का फोकस रायबरेली है तो फिर वायनाड का क्या होगा। उन्होंने दोनों लोकसभा सीट पर जीत क्यों क्या हासिल की है, इसी पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में जब हाथ के हालात बदले, पिछड़े कांग्रेसी जब साथ आए तो चुनाव परिणाम का जोश राहुल और प्रियंका के चेहरे पर झलकने लगा कि यहां से अवध से पूरी यूपी में और पूरे देश भर में ये संदेश आप लोगों ने भेजा कि हमें एक समर्पित, एक सच्ची, एक साफ राजनीति चाहिए अपने देश में। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। इस चुनाव में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने जिस तरह से अमेठी में चुनावी चक्रव्यूह की रचना की, रायबरेली में जिस तरह से दांव खेला, उसने अच्छों को सोचने पर मजबूर कर दिया और दोनों भाई बहन की जोड़ी ने न सिर्फ अमेठी में वापसी की बल्कि सोनिया गांधी की प्रतिष्ठा को बखूबी बरकरार रखा। मेहनत की, 2-2 घंटे सोकर जो मेरी बहन ने रायबरेली में चुनाव में काम किया, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं प्रियंका का और आप सब का। एक और आइडिया है मेरे पास, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उत्तर प्रदेश के बेहतर चुनावी परिणाम के लिए राहुल गांधी बार बार प्रियंका गांधी को श्रेय दे रहे हैं और रायबरेली की धरती से पीएम मोदी पर सीधा हमला बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, अगर मेरी बहन प्रियंका वाराणसी से चुनाव लड़ती तो मोदी 2.5 लाख वोटों से हार जाते। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। चुनावी परिणाम के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ये पहला रायबरेली दौरा था। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो इसी तरह लड़ाई लड़ते रहें और देश की राजनीति के जो प्रमुख मुद्दे हैं उन्हें उठाते रहें। लेकिन इस दौरे के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली में किसे चुनेंगे, क्योंकि दोनों लोकसभा सीट पर उनको जबरदस्त जीत मिली है। ऐसे में रायबरेली के आसार ज्यादा हैं, क्योंकि रायबरेली 2004 से सोनिया गांधी की संसदीय सीट रही। सोनिया के राज्यसभा जाने की वजह से सीट खाली हुई। सोनिया गांधी के कहने पर राहुल ने रायबरेली को चुना। राहुल गांधी रायबरेली सीट अपने पास बरकरार रखेंगे। वायनाड से प्रियंका या लोकल नेता को मौका संभव। वहीं दूसरी तरफ यूपी कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में प्रस्ताव पास किया गया है कि राहुल गांधी को रायबरेली सीट से ही अपनी सदस्यता बरकरार रखनी चाहिए। यानी राहुल गांधी रायबरेली तो प्रियंका गांधी वायनाड में मोर्चा संभाल सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
कल मोदी सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा हुआ और आज 71 मंत्रियों ने अपने अपने दफ्तर जाकर जिम्मेदारी संभाल ली। यहां मोदी के मंत्री 100 दिन के टारगेट पर भी जुट गए हैं। वहां पर विपक्ष किसी और टारगेट पर लगा हुआ है, क्योंकि मंत्रालय का बंटवारा विपक्ष को पसंद नहीं आया। उन्होंने बीजेपी के घटक दलों की अचानक से चिंता सताने लग गई है। और फिर झुंझुना वाला राग भी शुरू हो चुका है। आखिर विपक्ष को एनडीए साथियों को मिले मंत्रालय में ऐसा क्या दिखा, आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मोदी 3.0 का आधिकारिक तौर पर कामकाज शुरू हो चुका है। कल देर शाम मंत्रालयों का बंटवारा हुआ और आज 71 मंत्रियों ने अपने अपने दफ्तर जाकर जिम्मेदारी ले ली। यहाँ सरकार अपने काम पर लगी और वहाँ विपक्ष अपने काम पर। मंत्रालय का बंटवारा विपक्ष को पसंद नहीं आया। उन्हें बीजेपी के घटक दलों की अचानक चिंता सताने लगी और इसीलिए हमलों और तंज का दौर तेज हो गया। जो बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुंझुना जो है थमाया गया। ना नीतीश कुमार जी को बड़ा मंत्रालय मिला है उनके पार्टी को, और ना चंद्रा बाबू को बड़ा मंत्रालय हुआ। रेलवे मांगते थे, लोकसभा का स्पीकर मांग रहे थे, कोई बोल रहा है अब फाइनेंस मिनिस्ट्री मांग रहे। क्या मिला क्या आप देखिए ना, आप मुझे बताइए उनके पोर्टफोलियो क्या है। कुमार स्वामी को मिला है मोस्ट रिजेक्टेड पोर्टफोलियो, क्या हेवी इंडस्ट्री मिला है। किसी को कुछ नहीं मिला है, बीजेपी ने आपस में बांट लिया है सब। दरअसल नतीजे आने के बाद से ही मनचाहे विभाग के लिए जेडीयू और टीडीपी बीजेपी पर दबाव बना रही थी। दोनों ही पार्टियां अहम मंत्रालय चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किंग मेकर बनकर उभरी इन पार्टियों को मुंह मांगे मंत्रालय न देकर बीजेपी ने विपक्ष को एक तरह से ये संदेश दे दिया है कि उसके लिए गठबंधन जरूरी भले ही है, मजबूरी नहीं। लेकिन जो मंत्रालय सहयोगियों को मिले हैं उसे भी कमतर नहीं आंका जा सकता। जेडीयू को पंचायती राज और पशुपालन मंत्रालय के साथ कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्रालय मिला। टीडीपी को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ ग्रामीण विकास और संचार मंत्रालय मिला। एलजेपी को फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय मिला। हम यानी जीतन राम मांझी को एमएसएमई की जिम्मेदारी मिली। आरएलडी से जयंत को कौशल विकास और शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया। अपना दल एस को 2 विभागों में राज्य मंत्री का जिम्मा मिला। यानी बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों का पूरा सम्मान किया, लेकिन विपक्ष इसे झुंझुना बता रहा है। जो लोग ये बातें करते हैं वो कहीं ना कहीं अपने दिल को तसल्ली देने की सोच रखते हैं। ऐसे में एनडीए गठबंधन के तमाम सहयोगियों को जो भी जिम्मेदारी दी गई है, मुझे लगता है उसको पूरी ईमानदारी से निभाकर अपने विभाग की उपलब्धियां जब जनता के सामने हम लोगों के द्वारा रखी जाएंगी, तो जो इस उम्मीद के साथ तंज कसने का प्रयास कर रहे हैं उनको अपने आप जवाब मिलेगा। नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और जहाँ तक चार्ज लेना और विभाग का मामला है, हमारा कंसेप्ट बहुत बचपन से रहा है कि काम कोई छोटा नहीं होता है। वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा होती है। और जब विभाग मिला, कल लिफाफ हमने खोला तो माइक्रो और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के बारे में देखा तो मन में बात खुश हुई कि हाँ ठीक है, विभाग है, अच्छा है, देखेंगे। लेकिन विपक्ष शायद कुछ और संभावनाओं पर काम कर रहा है, क्योंकि हैरानी इस बात की है जब बीजेपी को अकेले 240 सीटें आई तब भी सवाल उठे और सहयोगियों के सहारे सरकार चलाने की बात हुई। और अब जब बीजेपी ने गठबंधन साथियों की भागीदारी की हिस्सेदारी बांटी तब भी सवाल हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ लाख टके की बात में आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। अब बने रहना।